सभी को नमस्कार। पाठ भारतीय राजनीति में नए बदलाव में आज हम चर्चा करेंगे और जो टॉपिक है हमारा वो है उदारीकरण अर्थात नई आर्थिक नीति। कि नई आर्थिक नीति क्या है, देश ने कब नई आर्थिक नीति को अपनाया, नई आर्थिक नीति अपनाने के क्या कारण हैं और उसके बाद भारतीय राजनीति पर और भारतीय अर्थव्यवस्था पर उसका क्या प्रभाव पड़ा, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और बात करते हैं हम नई आर्थिक नीति की, जो कि वीपी सिंह सरकार द्वारा 24 जुलाई 1991 को अपनाई गई थी। और नई आर्थिक नीति उस समय अपनाई गई जब भारत के जो है आर्थिक हालात बहुत ख़राब थे और उस समय देश के ऊपर बहुत सारा कर्जा हो गया था। तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा कठोर कदम उठाना था जिससे देश के आर्थिक हालात भी सुधरे और देश की जो अर्थव्यवस्था है वो भी पटरी पर लौटे। तो उसी पर हम आज चर्चा कर रहे हैं, उदारीकरण अर्थात नई आर्थिक नीति। तो उदारीकरण या नई आर्थिक नीति क्या होती है कि उदारीकरण वैश्वीकरण का ही एक स्वरूप है और उदारीकरण एक गतिशील और परिवर्तनशील अवधारणा है जो सभी क्षेत्रों में खुलेपन की वकालत करता है। साथ ही उदारीकरण दूसरी अगर हम इसकी व्याख्या करें तो उदारीकरण आर्थिक क्षेत्र में मुक्त व्यापार लाइसेंस की समाप्ति और सामाजिक जीवन के क्षेत्र में इच्छा अनुकूल छूट देता है। वैश्वीकरण नैतिक और अनैतिक मान्यताओं पर कोई विशेष बल नहीं देता है। कहने का साधारण रूप से यही है कि नई आर्थिक नीति में जो नियंत्रण पहले उद्योगों पर सरकार का नियंत्रण था उससे मुक्त किया गया। साथ में उद्योगों को उत्पादन की जो उत्पादन की लिमिट थी उसको ख़त्म किया गया। लाइसेंस प्रणाली में सुधार किया गया, व्यापार नियमों में सुधार किया गया। ये सब नई आर्थिक नीति के अंतर्गत किया गया। और भारत में जो शुरुआत हुई वीपी सिंह विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार के द्वारा 24 जुलाई 1991 में भारत ने नई आर्थिक नीति की घोषणा की थी। अब बात करते हैं कि नई आर्थिक नीति में क्या था या नई आर्थिक नीति की या उदारीकरण की विशेषताएं क्या हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण यही है कि लाइसेंस प्रणाली की समाप्ति की गई। केवल सरकार ने 18 उद्योगों के लिए लाइसेंस प्रणाली की आवश्यकता महसूस की गई, जिसमें जो मेन थे कोयला क्षेत्र था, पेट्रोलियम, चीनी, मोटर कार उद्योग और अखबारी कागज आदि प्रमुख थे जिनके लिए लाइसेंस की ज़रूरत थी। दूसरा महत्वपूर्ण है कि लघु उद्योगों में बनाए जाने वाली जो वस्तुएं थी उनको संरक्षण जो है प्राप्त किया गया। कहने का अर्थ ये था कि लघु और कुटीर उद्योग थे जो वर्तमान में एमएसएमई का नाम दिया गया है, तो उसके अंतर्गत जितने भी उत्पादन होते थे उनको जो है सुरक्षा प्रदान की गई, उनके अच्छे दाम मिले, उनको वित्तीय समय अनुसार उन छोटे उद्योगों को वित्तीय सहायता उपलब्ध हो, प्रशिक्षण उपलब्ध हो, इसकी व्यवस्था की गई। नंबर 3 है भारतीय उद्योगों को कानूनी और प्रशासनिक नियंत्रण से मुक्त किया गया। जो एक लंबी चौड़ी कानूनी और जो है भ्रष्टाचार युक्त जो प्रणाली थी उसको खत्म किया गया। भारतीय कंपनियों को नए उद्योगों को स्थापित करना और उनके विस्तार करना तथा नई इकाइयां लगाना उसमें शामिल है। कि जितने भी भारतीय कंपनियां थी वो चाहे बहुराष्ट्रीय कंपनियां हो या हमारी घरेलू कंपनियां हो, उनको नए उद्योग स्थापित करने की अनुमति दी गई। साथ में उनका विस्तार किया गया, जितनी भी चाहे वो इकाई देश के विभिन्न हिस्सों में लगाना चाहे वो लगा सकते थे। पांचवा महत्वपूर्ण है कि नई कंपनियों के लिए सरकार की अनुमति से उनका जो है विलय किया जा सकता था और पहले ये मुश्किल होता था, बाद में इसको प्रोसेस किया गया। विदेशी पूंजी निवेश की जो है समय सीमा बढ़ाकर उसकी निवेश की जो सीमा है उसको बढ़ाकर 51% कर दिया गया और उसके जो अवरोध थे यानी कि रास्ते में आने वाले जो बाधाएं थे उनको दूर किया गया। राजकीय कोष जो था उसमें घाटा था, उसमें सुधार हेतु मुद्रा परिवर्तनशील को जो है तीव्र बनाया गया। तो ये महत्वपूर्ण इस प्रणाली के द्वारा किया गया। लेकिन नई आर्थिक नीति का विरोध भी उस समय भी किया जाता है। कुछ
राजनीतिक दल वर्तमान में भी जो है नई आर्थिक नीति का विरोध करते हैं। उसके क्या कारण हैं उन पर भी हम चर्चा करते हैं कि नई आर्थिक नीति, यद्यपि भारत की आर्थिक समृद्धि हुई है, विकास दर के साथ साथ जो है विश्व व्यापार में भारत की भागीदारी काफ़ी बढ़ी है, लेकिन हमें विरोध का भी सामना करना पड़ा है। इसके कारण है कि छोटे उद्योगों पर इसका बुरा असर पड़ा है। वे इस जो प्रतिस्पर्धा कंपटीशन इससे पैदा होगा तो वो उसको सहन नहीं कर पाएंगे, ये अंदेशा है उन लोगों को। दूसरा ये है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां जैसे पैसे और तकनीक से ग्राहकों को नियंत्रण में कर सकते हैं। वो बड़े एडवर्टाइजमेंट के आधार पर जो है ग्राहकों को कैप्चर कर सकते हैं। और भारत में जनसंख्या अधिक है, नई आर्थिक नीति से बेरोजगारी बढ़ेगी। कहने का अर्थ यह है कि आर्थिक असमानता इससे बढ़ेगी और अमीर व्यक्ति अधिक अमीर हो जाएगा और गरीब व्यक्ति अधिक गरीब हो जाएगा। और उनका मानना है कि इससे विकास दर में कमी आएगी। निसंदेह नई आर्थिक नीति से भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है, भारतीय उद्योगों को नई दिशा मिली है, बहुत सारी चीज़ें जो इसको फायदा हुआ है। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि उदारीकरण के कारण भारत में जितने भी छोटे उद्योग हैं उन पर बड़ा असर पड़ा है और साथ में बेरोजगारी अधिक फैली है। लेकिन जो भी हो, नई आर्थिक नीति भारत के लिए बहुत लाभकारी साबित हुई। तो आज हम इतना ही करेंगे, नई आर्थिक नीति क्या है और नई आर्थिक नीति की क्या विशेषताएं हैं और क्यों इसका विरोध हो रहा है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।